है और इसमें 3 रीजन होते हैं। हम लोग कल पढ़े थे इसको, हम लोग कम से कम 3 रीजन में बांट सकते हैं। किसको? पैनक्रियाज को। पहला तो हेड था उसका, और हेड उस पार्ट को बोलते हैं जो डियोडनम के कर्व में था। डियोडनम जो था उसके कर्व में जो पाया जाता है पार्ट बड़ा सा, उसको कहते हैं हम क्या? उसको हेड कहते हैं। फिर बॉडी का बात था। बॉडी जो है ना वो बताया था कि मिडिल और मेन पार्ट था, और वो आपका होता है स्टोमक में पाया जाता है। इसी तरह से फिर टेल के बारे में बताया था कि टेल जो होता है वो नैरो टर्मिनल पार्ट था, और वो पाया जाता है कहाँ पर? तो आपके स्टोमक के ये जस्ट बाएं साइड में, और स्टोमक के बाएं में भी कहाँ बताया आपको? तो उसमें बताए थे कि वो आपका स्प्लीन के नीचे पाया जाता है। ऐसा कुछ हम लोग देखे थे वहां पर। कोई दिक्कत अगर किसी को है यहाँ तक तो बताओ। उसमें फिर हम लोग कल जो पढ़ाई किए थे उसमें एक बात और आया था कि जो पैनक्रियाज था, पैनक्रियाज में 2 तरह के डक्ट थे। एक आपका मेन डक्ट था और एक था आपका एसेसरी डक्ट। जो मेन पैनक्रियाटिक डक्ट था, जिसको डक्ट ऑफ वर्सुम भी कहते थे, वो आपका खुलता था डायरेक्ट। हाँ, यही कल हम लोग जो है ना यहाँ पे कल समाप्त किए थे करके। ये आपका बॉडी था, बॉडी का पार्ट था जो कि आपका किसमें है? तो ये डियोडनम में है। और डियोडनम के मतलब डियोडनम में जो था उसको हेड नाम था, और जो बॉडी था वो किसके नीचे था? स्टोमक के नीचे था, सॉरी। और टेल जो था यहाँ पर स्प्लीन होता है, स्प्लीन के जस्ट नीचे होता है। इसी में 2 आपका डक्ट हम लोग देखे थे, एक मेन डक्ट था और एक क्या था? आपका एसेसरी डक्ट था, एसेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट था। ये सब हम लोग देखे थे। उसके बाद जो हम लोग को पढ़ना था इसमें, वो पढ़े थे कि हिस्टोलॉजी के बारे में, मतलब हिस्टोलॉजी पढ़ना शुरू किए थे। और हिस्टोलॉजी का मतलब यहाँ पर आपको बताए थे कि हिस्टोलॉजी का मतलब यहाँ पर है कि जो पैनक्रियाज है उसकी अंदर में किस प्रकार के जो है ना सेल्स हैं या टिश्यू है, ऐसा कुछ बात हो रहा था। तो वहां पर बताए थे कि इसमें जो आपका पैनक्रियाज होता है उसमें सबसे बाहर पर एक लेयर था जो कवर करता है इसको, और उसका नाम कैप्सूल होता है या कैप्सूल है। हम आपको कैप्सूल का बात कई जगह पर बताए हैं, जहां भी कवरिंग का बात होता है सामान्यतः कैप्सूल का बात होता है। नेक्स्ट जो बात कर रहे थे वो सेप्टा का था। सेप्टा क्या था कि कैप्सूल जो ना अंदर की तरफ फंस गया था और पैनक्रियाज को कई छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा था, और उन टुकड़ों को हम लोग लोब्यूल्स बोलते थे। अर्थात लोब्यूल्स जो था यहाँ पर फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट था किसका? पैनक्रियाज का। फिर उसमें हम बताया था कि लोब्यूल में भी अगर हम जाएंगे तो लोब्यूल जो था उसमें आपका 2 कम से कम यूनिट था। एक एक्सोक्राइन था और एक इंडोक्राइन था। ठीक है, एक्सोक्राइन जो है उसमें आपको हम आते थे किसके बारे में? तो एक्सोक्राइन में आपको बताए थे कि इसमें आपका था पैनक्रियाटिक एसिनी था, और इंडोक्राइन जो पार्ट होता है उसको हम लोग क्रिप्स ऑफ लिवर कॉन्ट बोलते हैं। तो हम लोग को अभी पहले हम जो है ना पढ़ लेते हैं थोड़ा सा एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियाटिक लोब्यूल्स या लोब। तो जब एक्सोक्राइन पार्ट का बात करेंगे हम लोग पैनक्रियाटिक ग्लैंड का, तो उसमें सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना है कि जो पैनक्रियाटिक एसिनी होता है वो उसका आपका क्या होता है? एक्सोक्राइन पार्ट होता है। एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन के बारे में आपको हम बोले थे कि पहले थोड़ा सा बता देंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो एक्सोक्राइन क्या है? ध्यान रखना है कि वैसा ग्लैंड या वैसा आपका रचना जो अपना सिक्रीशन सीधे अपने डक्ट के द्वारा फ्री सरफेस पर देता होगा, उसको कहते हैं एक्सोक्राइन पार्ट। ठीक है, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड या एक्सोक्राइन पार्ट, कहीं भी कुछ भी लिखा हुआ आएगा एक्सोक्राइन। एक्सो मतलब बाहर, क्राइन मतलब सिक्रीशन, जो अपना सिक्रीशन बाहर देता है अपने किसके मदद से? तो अपने डक्ट के मदद से, उसको कहते हैं एक्सोक्राइन। अब अगर पार्ट है तो पार्ट, और अगर ग्लैंड है तो ग्लैंड। इसमें आपको बता रहे थे कि ये जो आपका इंडोक्राइन बात आएगा बार बार, तो इंडोक्राइन में क्या दिमाग में रखना है कि इंडोक्राइन जो पार्ट होता है वो या ग्लैंड, उसको कहते हैं जो अपना सिक्रीशन बगैर नली का, है उसका अपना डक्ट नहीं होता है, उस ग्लैंड या उस पार्ट का अपना नली नहीं होगा, वो अपना सिक्रीशन जो है ना सीधे देगा ब्लड में। तो कोई भी ऐसी रचना
जिसका सिक्रीशन सीधे कहाँ आता है, सीधे जो है ना आपका ब्लड में आता है, उसको बोलते हैं इंडोक्राइन पार्ट या इंडोक्राइन ग्लैंड। तो जो भी ग्लैंड है इंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो आपके दिमाग में आना चाहिए। ग्लैंड्स का मतलब क्या होता है, वैसी रचना, वैसा स्ट्रक्चर जो सिक्रीशन देता है, उसको क्या कहते हैं, ग्लैंड्स कहते हैं। ग्लैंड्स कितने तरह का बता रहे हैं, ग्लैंड्स आपके माथा में अभी फिलहाल वर्तमान में आ जाना चाहिए। ग्लैंड्स दो प्रकार के हो सकते हैं, एक एक्सोक्राइन और एक इंडोक्राइन। एक्सोक्राइन के मतलब, एक्सोक्राइन का बारे में क्या बता रहे हैं, जो अपना सिक्रीशन अपने नली के द्वारा, डक्ट के द्वारा स्वतंत्र सतह पर देगा, वो कहलाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड या एक्सोक्राइन पार्ट। किसी भी ग्लैंड में अगर एक्सोक्राइन पार्ट करेगा तो, और इंडोक्राइन पार्ट का अगर बात होगा तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि इंडोक्राइन का मतलब है वो हिस्सा, वो आपका रचना जो अपना सिक्रीशन जो है वो कहां देता है, अपना सिक्रीशन वो सीधे ब्लड में देता है। तो होता है आपका एक्सोक्राइन पार्ट जो होता है पैनक्रियाटिक लोब्यूल का, वो आपका है पैनक्रियाटिक एसिनी। पैनक्रियाटिक एसिनी क्या है और उसके बारे में हम फिगर से पहले बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर ये जो है ना पैनक्रियाटिक एसिनी क्या है दिमाग में आ जाना चाहिए। तो पैनक्रियाटिक एसिनी के बारे में यही दिमाग में रखना कि वो आपका पैनक्रियाज का एक्सोक्राइन भाग है। और ये रियली में होता कहाँ है, तो पैनक्रियाज के लोब्यूल के अंदर होता है। इसमें क्या किस चीजों का बना होता है, किन चीजों का बना होता है, तो ये 5 से 10 पिरामिडी फॉर्म एपिथेलियल सेल्स का बना होता है, जो आपका जो है ना फाइन चैनल लगता है, जिसको कहते हैं इंटरकैलेटेड डक्ट। अब एक्सोक्राइन है तो इसका अपना डक्ट तो होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम फिगर से देखना चाहेंगे कि पहले फिगर हो जाए तो दिक्कत नहीं होगा। फिगर में देख लो, ये है आपका पैनक्रियाटिक एसिनी, है ना, लोब्यूल जो है पैनक्रियाज का, उसमें ऐसा ढेर सारा होगा। हम एक हिस्से को निकाले हैं छोटा सा, और ऐसा नहीं कि उसमें 4 ही वो होगा आपका कुछ, ये यहाँ पर दिखाना से चाह रहे हैं उसको कि वो आपको क्या हो सके, नजर आए अभी और समझ में आ जाए। ये आपका पैनक्रियाज के अंदर का एक्सोक्राइन पार्ट है। एक्सोक्राइन जो पार्ट होता है उसमें हम आपको बोल रहे हैं कि ये इसमें इंटरकैलेटेड डक्ट होता है। इंटरकैलेटेड डक्ट आपको बताया था ना कि वो आपको क्या है, सेल्स का बना हुआ होता है और वो घिरा हुआ ऐसे होता है। तो इंटरकैलेटेड डक्ट जो है वो आपका वो बीच में जो जगह है वो है, ठीक है, और ये बाहर से घिरा हुआ है किससे, सेल्स से। इस पूरे रचना को इंटरकैलेटेड डक्ट जो बीच में है और ये कोशिकाओं का जो बाहर से समूह है जो उसको घेर के रखे हुए है, इन सबको एक साथ कहते हैं पैनक्रियाटिक एसिनी, ठीक है। प्रत्येक आपका इंटरकैलेटेड डक्ट जो है वो देखिए ये निकला है, ये पीछे में बैकग्राउंड में दिखा रहे हैं, देखिए इधर ये जो इंटरकैलेटेड डक्ट है वो निकल रहा है ऐसे, और सब ये जो आपका ये आपका जो सेल्स था उसका सिक्रीशन को लेके ऐसे आगे जा रहा है। तो प्रत्येक आपका पैनक्रियाटिक एसिनस में से एक एक इंटरकैलेटेड डक्ट निकला है, और इंटरकैलेटेड डक्ट जो है एक लोब्यूल का एक आपका बन जाता है सब मिलकर। देखो एक लोब्यूल में ढेर सारा क्या होगा, पैनक्रियाटिक एसिनी होगा, और सबका अपना क्या होगा, इंटरकैलेटेड डक्ट होगा बीच में, और वो इंटरकैलेटेड डक्ट सबका आपस में मिलकर एक लोब्यूल का एक डक्ट बना देता है, और इसको बोलते हैं इंटरलोब्यूलर डक्ट। तो ये आपको एक्सोक्राइन पार्ट है, इसका बाबू, पैनक्रियाज का। क्या नाम है इसका, पैनक्रियाटिक एसिनी नाम है। अब इसी को जो है ना हम यहां पर लिखे हैं, समझा रहे हैं। अब ये जो इंटरकैलेटेड डक्ट है जो कि उसके क्या था, उसके बीच में था, और वो चारों तरफ से किससे घिरा हुआ था, 5 से 10 पिरामिडी फॉर्म, पिरामिड जैसा सेल्स का, एपिथेलियल सेल्स का, जो अपना सिक्रीशन किस में देता था, तो उस इंटरकैलेटेड डक्ट में देता था। इंटरकैलेटेड डक्ट जो है वो आपका सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियम से भी लाइंड होता है, और कई इंटरकैलेटेड डक्ट जो है वो यूनाइट हो जाता है, आपस में क्या होता है, जुड़ जाता है, और जुड़कर बनाता है इंट्रालोबुलर डक्ट।
ये जो प्रत्येक आपका लोबुलर डक्ट होता है, लोब्यूल्स का डक्ट होता है, वो भी आपस में जुड़ जाता है और बनाता है इंटरलोबुलर डक्ट। इंटर मतलब दो लोब्यूल्स का डक्ट बना गया। अब जो है ना कई इंटरलोबुलर डक्ट जो है ना वो अंततः आपस में मिलते हुए कहाँ खुलता है, आपका मेन या एसेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट में खुल जाता था। यहाँ पर जो ये था आपका एसेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट या मेन पैंक्रियाटिक डक्ट, इसमें देखिए इंट्रा लोबुलर डक्ट जो है ना कई लोब्यूल्स के अंदर का डक्ट था, वो आपस में मिलकर क्या बना दिया, इंटरलोबुलर डक्ट। और इंटरलोबुलर डक्ट अंत में किसमें खुल गया, तो देखो इसमें मेन में खुल गया या फिर एसेसरी में खुल गया, और एसेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट से जाके किसमें खुल गया, डियोडेनम में, या मेन पैंक्रियाटिक डक्ट के मदद से भी जाकर कहाँ खुल जाएगा, एम्पुला ऑफ वैटर में, एम्पुला ऑफ वैटर से फिर अंततः किसमें खुल जाएगा, डियोडेनम में खुल जाएगा। तो ये कुछ रचना हम लोग देख रहे थे यहाँ पर। अब है कि पैंक्रियाटिक जो आपका एसिनी होता है उसका काम क्या होता है। पैंक्रियाटिक एसिनी जो होता है उसका काम है आपका पैंक्रियाटिक जूस को देना, है ना, पैंक्रियाटिक जूस को देता है। अब आपके मन में आएगा पैंक्रियाटिक जूस क्या है, तो वहां पर नीचे लिखे हैं कि पैंक्रियाटिक जूस जो होता है वो आपका पैंक्रियाज से निकलने वाला डाइजेस्टिव एंजाइम्स कंटेनिंग जूस होता है। ये रियली में दो डक्ट के द्वारा बाहर निकलता है, एक एसेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट और दूसरा क्या था, मेन पैंक्रियाटिक डक्ट। ये जो आपका पैंक्रियाटिक जूस होता है एक सामान्य व्यक्ति में करीब 1.5 लीटर मतलब 1500 ml जो है प्रतिदिन निकलता है। इसकी जो पीएच मान होता है वो 8 होता है, मतलब ये अल्कलाइन होता है नेचर में। और इसका केमिकल कंपोजिशन फिर आप देख लीजिए, हम आपको शुरुआत में भी बताया था कि कोई भी आपका सिक्रीशन होगा आपके बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम का किसी भी रचना से, तो उसमें आपका 95 से ऊपर 97-98% कम से कम पानी होगा। अगर नहीं होगा तो डाइजेशन नहीं होगा। इसीलिए कई लोगों को जो है ना ये लगता है कि हमारा बॉडी का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट क्या है, तो एकदम दिमाग में रखिएगा कि आपके बॉडी में करीब 70% पानी है। सबसे महत्वपूर्ण पार्ट अगर कोई है, आपका भाग है आपके बॉडी का, तो क्या है, वाटर है। और हम लोग जो है ना अधिकांश लोगों को जो रोग होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी गड़बड़ होने लगता है, मतलब बॉडी ठीक से काम नहीं करता है, तो उसका सबसे प्रमुख कारण माना जाता है क्या, वाटर की कमी होना। तो एक सामान्य व्यक्ति को कम से कम 4 लीटर पानी तो रोज पीना चाहिए, 3 से 4 लीटर के बीच में रोज पानी पीना चाहिए, ठीक है। बाकी जो ज्यादा मेहनत करते हैं, हाँ, जिनका फिजिकल वर्क ज्यादा है या जो बोल रहे हैं ज्यादा, तो उनमें क्या होगा, ज्यादा वेपर निकलेगा तो वाटर लॉस ज्यादा होगा। तो वाटर लॉस जिनमें ज्यादा है वो ज्यादा पानी पिए। लेकिन कम से कम सामान्य जो है वो 4 लीटर तक तो पानी आप लोगों को पीना चाहिए, 4 लीटर से कम ऊपर पीना चाहिए। तो 4 लीटर तो मिनिमम मान के चलो। इससे क्या होगा, देख लो जो भी आपके यहाँ सिक्रीशन निकलता है सब में आपका पानी है। और कितना, 98%, मिनिमम आपका 97%, 98%। तो आप सोचो कितना पानी महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा भी पानी का या फिर वाटर का मात्रा आपके बॉडी में कम होगा तो इनका सिक्रीशन भी प्रभावित होगा, इनका फंक्शनिंग भी प्रभावित होगा। और जब इनका फंक्शन प्रभावित होगा तो आपका डाइजेशन प्रभावित हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि आपका डाइजेशन में पानी खूब पीना चाहिए। लेकिन आपको बताया कि खाना खाने के तुरंत बाद नहीं पीना चाहिए। क्यों भाई, स्टोमक जो है उसमें डाइजेशन जो हो रहा है उसमें दिक्कत होगा। अभी हम आगे पढ़ाने वाले हैं फिर से डाइजेशन का फिजियोलॉजी, तो उसमें जो है ना डिटेल से इस बात को फिर से रखेंगे। खैर, तो इसमें आपका वाटर हो गया कितना, 98.5%। इनऑर्गेनिक मटेरियल्स करीब 1% हो गया, और करीब 0.5% जो है ना वो आपका क्या होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल्स होता है। इसमें जो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होता है उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं मेनली, और ऑर्गेनिक मटेरियल्स में जो है ना वो आपका मेनली एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन के बने होते हैं, और एक आपका सबका डाइजेशन कर सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, फैट का, न्यूक्लिक एसिड का। और आप लोग को तो शुरू में ही बोले थे कि हमारा जो न्यूट्रिएंट्स है, हम जो भोजन करते हैं उसमें दो जो कंपोनेंट्स है, एक आपका कौन है, एक है विटामिन और दूसरा है कौन, वाटर। इन दोनों का डाइजेशन आपके डाइजेस्टिव आपका ग्लैंड में नहीं होता है, ठीक है।
तो ये दोनों जो है आपका इनका डाइजेशन, आपका डाइजेस्टिव जो है आपका जो सिस्टम है उसमें नहीं होता है। तो आपके बॉडी में डाइजेशन किसका नहीं होता है? एक तो विटामिन का नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, एक मिनरल्स हो गया और वाटर हो गया, इनका नहीं होता है। तो ये आपका पैनक्रियाटिक जूस के बारे में बता रहे थे। तो यहाँ पर क्या क्या चीज दिमाग में आना चाहिए कि हमारा जो आपका पैनक्रियाज है उसमें दो हिस्सा था, एक एक्सोक्राइन पार्ट है और एक क्या है, इंडोक्राइन पार्ट है। एक्सोक्राइन जो पार्ट है, एक्सोक्राइन पार्ट जो था उसी को पैनक्रियाटिक एसिनी कह रहे थे। एक्सोक्राइन पार्ट क्यों कह रहे थे इसको? क्योंकि ये अपना डक्ट रखता है और अपना सिक्रीशन सीधे कहां देता है? डक्ट के द्वारा डियोडेनम में खोल दे रहा था, है ना, फ्री सरफेस पर, स्वतंत्र सतह पर दे रहा था। और समांतर इसका जो सिक्रीशन है वो क्या है? एंजाइम है, हाँ, जो डाइजेशन में शामिल होता है। तो ये आपको हम लोग देख रहे थे पैनक्रियाटिक एसिनी के बारे में, मतलब एक्सोक्राइन पार्ट के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट जो है हम लोगों को देखना, थोड़ा सा नोट का बात कर रहे हैं, ठीक है। ये पीछे का चीज है, लीवर का चीज था। हम आपको जो है ना कल बाद में निकला था, अगला दिन के बाद में आ गया था, तो हमको लगा कि उसको लिखे नहीं तो लिख देते हैं। हम देखे तो नहीं लिखा हुआ था कहीं पर, तो उसको फिर से लिख के डाले हैं। एक नोट है यहाँ पर, बिलीरुबिन का होता क्या है? आपको बताया था कि बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन जो है ना वो आपको एकदम याद होगा शायद, हम लोग जब शुरू किए थे वहां पर लीवर, तो लीवर में आपको बताया था कि लीवर में जो है ना कई तरह का आपका क्या होता है, पदार्थ होता है। और उसमें जो है ना बाइल जो बताए थे, वो सिक्रीशन उसका जो था, जो डाइजेशन में मदद करता था, उस बाइल में आपको बताया था कि बाइल में जो है एक मेन कंस्टिट्यूएंट उसका था, जिसका नाम क्या था आपका? पिगमेंट था, बाइल पिगमेंट्स। बाइल पिगमेंट्स में आपका बिलीवर्डिन था और बिलीरुबिन था। बिलीरुबिन के बारे में बताया था कि बिलीवर्डिन से बनता है, उसका रिड्यूस्ड फॉर्म होता है, ठीक है। अर्थात बिलीवर्डिन जो है ना वो ऑक्सीडाइज फॉर्म होता है किसका? बिलीरुबिन का। तो ये कुछ हम वहां पर पढ़े थे। अब यहाँ पर हम जो है ना थोड़ा सा उसका नोट का बात कर रहे थे। नोट में क्या था कि बिलीरुबिन का होता क्या है? बिलीरुबिन जो है आपका, सबसे पहले आपको आपके दिमाग में आता होगा कि ये सब बनता कहां से है। तो बिलीरुबिन के बारे में दिमाग में आ जाओ कि बिलीरुबिन जो है ना वो आपका बनता है कहां से भाई? तो जब आपका जो आरबीसी है, आरबीसी जब टूटता है, जो पुराना हो जाता है, 120 दिन पुराना हो जाता है, तो वो आपका जो ब्लड वेसल्स होता है, ब्लड वेसल्स में क्या होता है, कुछ जालनुमा सेल्स होता है जिसको रेटिकुलो इंडोथेलियल सेल्स कहते हैं। उन रेटिकुलो इंडोथेलियल सेल्स के जाल में ट्रैप हो जाता है, जाके फंस जाता है कौन? जो 120 दिन करीब पुराना आपका आरबीसी है। उस आरबीसी को क्या करता है वो जो रेटिकुलो इंडोथेलियल सेल्स था आपके ब्लड में, ब्लड वेसल्स में, ब्लड वेसल्स के अंदर का लेयर में, वो क्या करता है, उसको तोड़ देता है और तोड़कर प्रोटीन कंपोनेंट्स के रूप में और जो आपका जो है ना कलर पिगमेंट के रूप में उसको बदल देता है। उसी से बिलीरुबिन निकलता है या बिलीवर्डिन आता है। तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि बिलीरुबिन या बिलीवर्डिन जो बोल रहे थे वो बनता कहां से है। तो ये मत कर देना कि ये लीवर में बनता है, ये रियली में बनता कहां पर है? जहां पर आरबीसी तोड़ा जाता है, रेटिकुलो इंडोथेलियल सेल्स में बनता है। और उसी का जो है ना ये प्रोडक्ट है कौन? बिलीरुबिन। और आपका उसको जो है ना लीवर क्या कहता है, क्लियर कर देता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर जो है ना कुछ बात यहाँ पर जाएं और बताएं, उसके पहले थोड़ा सा जो है इसको नोट को देख लेते हैं। नोट में आते हैं, उसका दो फेक्ट होने वाला है, आगे दो भविष्य होने वाला है। एक तो ये ब्लड के द्वारा किडनी में जाएगा और किडनी में जाकर किडनी में यूरोक्रोम के रूप में ये बदलकर अंततः चला जाएगा किसमें? यूरिन के द्वारा बाहर बॉडी से। और यूरिन में जो कलर आता है आपका, जो रंग होता है आपके यूरिन का, वो किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है, जो बिलीरुबिन का एक क्या है रूपांतरण है, वो कन्वर्सन है, ट्रांसफॉर्मेशन के कारण बनता है। नेक्स्ट है बिलीरुबिन जो है वो बाइल के द्वारा चला जाता है किसमें? कोलोन में, बड़ी आंत में। और कोलोन में जो है ना बैक्टीरिया के मदद से ये क्या होता है? बदल जाता है स्टर्कोबिलिन में। स्टर्कोबिलिन जो है ना वो आपका क्या है?
आपका बिलीरुबिन का रूपांतरण है जो होता है किसमें बाबू, आपके बड़ी आंत में स्टेफोबिलिन आपका बनता है और इसी के कारण आपका जो फीसेस है, मल है, उसका अपना कलर होता है। नेक्स्ट है इंटेरोहिपैटिक सर्कुलेशन। यहाँ पर नोट में ही है इंटेरोहिपैटिक सर्कुलेशन का बात। इंटेरोहिपैटिक जैसा कि नाम है इंटेरोहिपैटिक, हिपैटिक मतलब लीवर, हाँ, तो इंटेरोहिपैटिक सर्कुलेशन में थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें होता क्या है कि जो बाइल साल्ट था, अब जरा सोचो सारा का सारा बाइल साल्ट जो है बाइल के साथ चला जाता था किसमें, आपका स्टोमक में, स्टोमक में सॉरी ये डियोडेनम में, स्टोमक के जस्ट नीचे डियोडेनम में चला जाता था, छोटी आंत में चला जाता था। अब छोटी आंत उसको क्या करेगा, तो ये दिमाग में आना चाहिए था, तो छोटी आंत में जाने पर ये आपका डाइजेशन में मदद करता है, कैसे, इमल्सिफिकेशन करता है फैट का। तो फिर आपके मन में आना चाहिए कि जब ये इमल्सिफिकेशन करता है तो क्या पूरा का पूरा साल्ट बाहर निकल जाता है क्या, नहीं, चूंकि साल्ट एक काफी महत्वपूर्ण होता है तो इनका पुनः रीएब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है और ये एब्जॉर्प्शन करके इनको पुनः उपयोग लायक बनाया जाता है। उसी पूरे प्रोसेस को कहते हैं इंटेरोहिपैटिक सर्कुलेशन। तो इंटेरोहिपैटिक सर्कुलेशन क्या है, इज रिसाइक्लिंग मैकेनिज्म ऑफ बाइल पिगमेंट। वो जो बाइल पिगमेंट है ना उसका इंटेरोहिपैटिक जो सर्कुलेशन होता है उसको कहते हैं हम, क्या कहते हैं, सॉरी, वो जो सर्कुलेशन इसका होता है किसके लिए सर्कुलेशन होता है, तो फिर से इसको रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है आपके सेल में, आपके बॉडी में, डाइजेस्टिव सिस्टम में, और इस पूरे घटना को क्या बोल रहे थे, इंटेरोहिपैटिक सर्कुलेशन बोल रहे थे। इसमें आपका बाइल साल्ट जो है ना, सबसे पहले क्या होता है कि आपका डाइजेशन के बाद जब डाइजेस्टेड फूड जो है ना वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम में। अगर आपको थोड़ा सा याद होगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन को हम बांटे थे 3 पार्ट में, या जानते होंगे आप, स्मॉल इंटेस्टाइन 3 भाग में बटा होता है। सबसे अगला जो उसका हिस्सा था वो डियोडेनम है ऐसे, उसके बाद जो हिस्सा था उसका नाम था जेजुनम, और जो उसके बाद का हिस्सा था उसका नाम था इलियम, अर्थात इलियम जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे बाद वाला हिस्सा है, डिस्टल पार्ट है। अब ये जो है आपका डिस्टल पार्ट है, अब ये जो आपका बाइल साल्ट है वो डाइजेस्टिव फूड के साथ जाता है और सामान्यतः इलियम में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इलियम उसको एब्जॉर्ब करके डाल देता है कहां पर, ब्लड में। जो ब्लड था अब यहां से इसको लेकर चल देता है कहां, पुनः लीवर के पास जाता है। थोड़ा बहुत भी अगर लीवर का आइडिया होगा जो पीछे हम पढ़ाए थे, अगर भूले नहीं होंगे आप या उसको देखे होंगे तो देखे होंगे कि लीवर जो था उसमें ब्लड 2 जगह से आता था। एक तो हार्ट से आता था डायरेक्ट प्योर ब्लड, और जो हार्ट से ब्लड आता था उसको बोलते हैं हिपैटिक क्या, आर्टरी। तो हिपैटिक आर्टरी जो था वो क्या करता है, प्योर ब्लड को हार्ट से लाता था और लीवर में देता था, लीवर को देता था। लेकिन दूसरा जो था आपका सर्कुलेशन में वहां पर पढ़े होंगे, दूसरा जो था इसमें इम्प्योर ब्लड आता था, और वो इम्प्योर ब्लड जो है ना हिपैटिक पोर्टल वेन के थ्रू आता था, और वो आता था आपका कहां से, स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो ये जो अभी हिपैटिक पोर्टल वेन है उसी में डाल देता है किसको, वो जो बाइल साल्ट था इलियम में से जो एब्जॉर्ब हुआ था वो चला जाता है हिपैटिक पोर्टल वेन के ब्लड में, और उसको हिपैटिक पोर्टल वेन जो है ना अंततः लेते हुए ब्लड के साथ कहां चला जाता है, लीवर में आ जाता है। जब लीवर में आ जाता है तो लीवर उसको क्या करता है, फिर से नया जो बाइल बनाता है उसमें डाल देता है और उस बाइल साल्ट का पुनः उपयोग हो जाता है। अर्थात लीवर का जो बाइल साल्ट होता है वो कई बार उसका उपयोग होता है, बार बार उसका उपयोग होता है। समझ में आया, क्लियर है? क्या बोले, सबसे पहले तो बाइल में जो साल्ट आया है वो डाइजेशन करेगा, आपका डाइजेशन में मदद करेगा। जब एक बार डाइजेशन हो गया तो वो आपका डाइजेस्टेड फूड के साथ स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव करेगा। डियोडेनम के पास निकला था और वहां से मूव करता हुआ कहां चला जाएगा, जेजुनम होता हुआ इलियम में चला जाएगा। इलियम जो है ना उन बाइल साल्ट्स को मैक्सिमली यूज कर लेता है, माने एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने के बाद हिपैटिक पोर्टल जो आपका ब्लड था उसमें डाल देता है, जो आपका हिपैटिक पोर्टल वेन से होते हुए कहां पहुंच जाता है, लीवर में पहुंच जाता है।
और लीवर उसका पुनः आपको बाइल में डालकर उपयोग करता है। तो मैक्सिमम जो आपका होता है बाइल साल्ट वो बार बार उपयोग किया जाता है। इस पूरे प्रोसेस को हम यहाँ पर इंटेरोहिपैटिक सर्कुलेशन लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक शब्द और था इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ऐसे तो हम इसको बताए थे पीछे, लेकिन कल फिर बात हुआ था तो हमको लगा थोड़ा सा अलग से इसको बता दें। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट जो है ये आपका रियली में है क्या? तो आप अभी भी कई बच्चों से पूछो कि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट हुआ तो उसको कंफ्यूजन होता है कि आखिर होता क्या है वहां पर। तो कुछ नहीं है यार, ये जो आपका फैट था ना उसको आपका फैला देना। कहां पर? तो जो आपका इंटेस्टाइन के अंदर में जो वाटरी कंटेंट है, जो आपका लिक्विड जैसा जो पदार्थ है उसमें पूरे चारों जगह फैला देना। कहीं एक जगह पर जमा ऐसे फैट है ना, उसको पूरा ऐसे फैला देना, ब्रॉड कर देना, ये क्या कहलाता है? इमल्सिफिकेशन कहलाता है। इमल्सिफिकेशन के कारण जो बड़े बड़े आपका फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं वो छोटे छोटे आपके क्या होते हैं? फैट में टुकड़े में बदल जाते हैं, ग्लोब्यूल में बदल जाते हैं। अर्थात कह सकते हो कि इमल्सिफिकेशन एक तरह का फिजिकल प्रोसेस है एक, और वो क्या करता है कि जो आपका ड्रॉपलेट्स होता है फैट का बड़ा बड़ा ड्रॉप, उसको आपको ड्रॉपलेट्स में बदलता है, छोटे छोटे जो है ना ड्रॉप्स में बदल देता है, जिससे इनका सरफेस एरिया बदल जाता है और इस मतलब बढ़ जाता है बदलकर। और इससे फायदा क्या होता है कि एंजाइम्स को उन पर असर करने के लिए बड़ा सतह प्राप्त हो जाता है। ये आपको हम इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट के बारे में बता रहे थे। इसी में एक नीचे में होमोजीनेशन का बात किए हैं। होमोजीनेशन सेम जो है ना मीडियम में बना देना, उसको होमोजीनेशन करना, ये जो है ना ये रियली में एक तरह का इमल्सिफिकेशन ही है। और ये दूध में हम देखते हैं, उसका क्रीम के बारे में आपको बताया था कि क्रीम जो है पूरे दूध में आपका फैला होता है। दूध में जैसा लिक्विड या मीडियम होता है उसमें पूरा का पूरा जो है ना आपका ये जो फैटी मटेरियल्स है वो फैला होता है। इसी को होमोजीनेशन कहते हैं और इमल्सिफिकेशन भी कह सकते हो उसको। तो इमल्सिफिकेशन का मतलब एकदम सिंपल समझ लेना कि फैट एकदम क्या हो गया है? डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, वो आपका पूरा स्प्रेड हो गया है पूरे इलाके पे। और अगर एक जगह पर क्या हो जाए, एग्रीगेट हो जाए, तो अब उसको क्या बोलेंगे? वो आपका कंसंट्रेट किया गया है, वो आपका इमल्सिफिकेशन नहीं कहलाएगा। तो ये हम आपको कुछ नोट का बात देख रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं हम, तो उसमें आता है फंक्शन पैनक्रियाटिक जूस का काम क्या है। ठीक है, अभी हम लोग पढ़े थे कि पैनक्रियाटिक जूस क्या था, वो आपका सिक्रीशन था किसका? एक्सोक्राइन जो पार्ट होता है पैनक्रियाज का, पैनक्रियाज के एक्सोक्राइन पार्ट के सिक्रीशन को ही हम क्या कहते हैं? पैनक्रियाटिक जूस कहते हैं। और एक्सोक्राइन पार्ट जो था उसका नाम आपको बताए थे पैनक्रियाटिक एसिनी। तो ये जो पैनक्रियाटिक एसिनी था उसी के सिक्रीशन को यहाँ पर पैनक्रियाटिक जूस कह रहे हैं। और पैनक्रियाटिक जूस जो है उसका काम क्या है? इसका पहला काम है कि ये क्या करता है? एसिडिक फूड को अल्कलाइन फूड में बदल देता है। जो आपका भोजन स्टोमक से आ रहा था वो कैसा था? एसिडिक था। उसको ये सबसे पहले क्या करता है? अल्कलाइन फूड में बदल देता है। कौन? पैनक्रियाटिक जूस। दूसरा काम ये करता है कि ये आपका जो भी उसमें कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, न्यूक्लिक एसिड है, उसको क्या करता है? डाइजेस्ट करने में मदद करता है। कौन? पैनक्रियाटिक जूस। तो पैनक्रियाटिक जूस निकला किससे था? एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ द पैनक्रियाज। एक्सोक्राइन पार्ट का मतलब आपको बताए थे कि एक्सोक्राइन पार्ट का मतलब था आपका पैनक्रियाटिक एसिनी। ठीक है, अब ये पैनक्रियाटिक जूस जाएगा कहां? अगर कोई पूछेगा कि पैनक्रियाटिक जूस जाता कहां है, तो सीधे ये जाता है डिओडिनम में। और काम क्या करता है वो यहां पर बता दिए। दो काम हो गया, पहला हो गया भोजन को एसिडिक से अल्कलाइन बनाना, और दूसरा हो गया कि उसमें जो कॉम्प्लेक्स पदार्थ है, कॉम्प्लेक्स मटेरियल है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन,
फैट्स, न्यूक्लिक एसिड उनको कन्वर्ट कर देता है छोटे छोटे मॉलिक्यूल के रूप में, मतलब उनको डाइजेस्ट करता है। अगला बात करते हैं हम इंडोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियाज। अभी आपको बताए थे कि इसको आपका डाइजेस्ट जो आपका सिक्रेटरी पार्ट होता है उसको हम दो भाग में बांट सकते हैं, सिक्रीशन के स्थान के आधार पर और सिक्रीशन के पदार्थ के आधार पर। अब इंडोक्राइन पार्ट ऑफ द पैनक्रियाज का बात करते हैं। वहां पर हम देखे थे एक्सोक्राइन जो पार्ट था उसका नाम पैनक्रियाटिक एसिनी था, और जो इंडोक्राइन पार्ट है उसको कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट, ऐसे लोग इजलेट्स पढ़ते हैं, आइलेट्स पढ़ो ज्यादा अच्छा रहेगा, एस जो है ना ओमिट करके पढ़ो। ये आइलेट्स का मतलब होता है टापू, ठीक है। और लैंगरहैंस जो है ना वो नाम है जो इसको खोजा था, जिन्होंने इसको सबसे पहले देखा था। होता क्या है कि वो जो पैनक्रियाटिक एसिनी हम लोग देखे थे, गोलाकार रचना जैसा जो था, उसके बीच में जो जगह होता है, हाँ, उसी में पाया जाता है कुछ सेल्स जो इंडोक्राइन नेचर के होते हैं। इंडोक्राइन नेचर का होने का क्या मतलब है, उनका अपना ग्लैंड नहीं होता है और उनसे हार्मोन निकलता है, और ये हार्मोन जो है ना वो अंततः कहां जाता है बाबू, ये हार्मोन आपके ब्लड में जाता है। थोड़ा सा हम फिर से फिगर पर आ जाते हैं। ये था आपका इंटरकैलेटेड डक्ट बीच में बताए थे, और ये जो है बाहर से वो सेल्स है जो आपका क्या कर रहा है, एक्सोक्राइन नेचर में है। और इस पूरे रचना को बोल रहे थे क्या, पैनक्रियाटिक एसिनी, है ना। एसिनस बोलेंगे एक को, और दो हम यहां पर अगर लेबलिंग किए हैं तो पैनक्रियाटिक एसिनी बोलेंगे। इनके बीच में जो कुछ जगह है उसमें देखो कुछ सेल्स है जिसमें आपका क्या है, नली नहीं है, कोई डक्ट नहीं है। इन्हीं को कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। एक का लेबलिंग करें तो आइलेट हो जाएगा टापू, और टापू हो जाएगा अब प्लूरल में। इसको लैंगरहैंस ने देखा, खोजा था, और उनके द्वारा ये बताया गया था कि ये जो होता है ये होता कैसा है, इंडोक्राइन होता है। इंडोक्राइन का मतलब इनका जो सिक्रीशन होता है वो सीधे ब्लड में जाता है, और ये समानता हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो होता है वो किसी भी पैनक्रियाज का करीब 2% हिस्से को रखता है। मतलब कोई भी पैनक्रियाज अगर है तो उसका 2% हिस्सा जो होता है वो कौन होता है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होता है। एक सामान्य जो अगर ह्यूमन बीइंग का बात करो तो एक सामान्य ह्यूमन बीइंग का अगर बात करोगे तो उसके पैनक्रियाज में करीब 1 से 2 मिलियन आपका जो है ना वो क्या पाया जाता है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पाया जाता है। जबकि 1 से 2 मिलियन बोल रहे हैं, ध्यान रखिएगा, जबकि आपका पैनक्रियाटिक एसिनी जो था उसकी भी संख्या काफी ज्यादा थी, उसमें सेल्स की संख्या काफी ज्यादा थी। अब बोलो क्यों सर काफी ज्यादा क्यों बोले, उसकी संख्या क्यों नहीं बता रहे भैया, वो आपका देखो ये 2% है, और वो क्या है, वो कितना था, वो भरा हुआ है वो, तो बाकी जो 98% है उसमें क्या होगा, कनेक्टिव फाइबर्स होंगे, ब्लड वेसल्स होंगे, और कौन होगा, पैनक्रियाटिक एसिनी होगा। तो सबसे ज्यादा यहाँ पर पैनक्रियाटिक एसिनी होता है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो है ना वो कम होता है। ये आपका पैनक्रियाटिक एसिनी के बीच में था, और प्रत्येक आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो था ना उसमें करीब 30,000 सेल पाए जाते हैं। टोटल कितना पैनक्रियाटिक आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बताया बाबू, 1 से 2 मिलियन। हाँ, और एक आपका पैनक्रियाटिक एसिनस में करीब 30,000 सेल्स होता है जो 4 प्रकार का होता है। 30,000 जो सेल्स होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला है बीटा सेल या बी सेल्स। ये जो बीटा सेल्स होता है या बी सेल्स, ये आपका किसका, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में पाया जाने वाला सेल्स में सबसे ज्यादा पाया जाता है, और इसका जो सिक्रीशन होता है वो इंसुलिन के रूप में होता है। तो ये कितना हो गया, 60% हो गया, और 60% में सबसे ज्यादा जो है ना आपका बता रहे हैं कौन है इसमें, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में बीटा सेल। और इसका काम क्या हो गया भैया, इसका काम है इंसुलिन का सिक्रीशन देना। नेक्स्ट है ए सेल या अल्फा सेल। ए सेल या अल्फा सेल जो होता है वो दूसरा सबसे ज्यादा संख्या में पाया जाने वाला सेल होता है किसका, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का। इसकी जो संख्या या मात्रा होती है करीब 20% होती है।
इसका जो सिक्रीशन होता है उसका नाम है ग्लूकागॉन। ठीक है, तो बीटा सेल का जो सिक्रीशन है उसका नाम है इंसुलिन, अल्फा सेल का जो है ना सिक्रीशन उसका नाम है ग्लूकागॉन। अब यहाँ पर तीसरा जो सेल है जो यहाँ पर पाया जाता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में, उसका नाम है डी सेल या डेल्टा सेल। डी सेल या डेल्टा सेल का अगर बात करो तो वो कुल सेल का आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का एक आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का बात अगर करो तो उसका 10% जो होता है ना वो डी सेल या डेल्टा सेल होता है। अब डेल्टा सेल का काम क्या होता है? सोमैटोस्टैटिन का सिक्रीशन देना। अब इन हार्मोन का क्या काम है ये अलग से हम लोग देख लेंगे। फिलहाल हम क्या यहाँ पर देख रहे हैं कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में कितने प्रकार के सेल होते हैं? 4 प्रकार के। सबसे ज्यादा संख्या में बीटा सेल था, ठीक है, और दूसरा जो है सबसे ज्यादा संख्या में जो आपका था वो आपका कौन था? अल्फा सेल था। तीसरा जो है सबसे ज्यादा संख्या में जो पाया जाता है वो आपका डेल्टा सेल था, और सबसे कम संख्या में आपका करीब 1 सेल पाया जाता है। ऐसे दोनों का मात्रा करीब करीब बराबर ही होता है। 1 सेल जो है उसको पीपी सेल्स भी कहते हैं, पैनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स भी कहते हैं। देखो इसका काम क्या है? पैनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड को देना, मतलब पैनक्रियाज में पॉलीपेप्टाइड को देना इसका काम है। ठीक है बाबू, अब हम आगे जो है ना ये हम लोग पढ़ लिए क्या? इंडोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियाज। एक बार फिर से इसको बोल देते, जो पैनक्रियाज था वो आपका चूंकि ग्लैंड है तो इसमें दो प्रकार के आपके इसके हिस्से होते हैं। कुछ एक्सोक्राइन हिस्से होते हैं, कुछ इंडोक्राइन हिस्से होते हैं। अगर एक्सोक्राइन हिस्से का बात करेंगे तो कौन हो जाएगा? आपका पैनक्रिएटिक एसिनी, जो अपना सिक्रेशन पैनक्रिएटिक जूस के रूप में देता है। और कहाँ देता है? वो सीधे आपका सिक्रेशन दे देता है, कहाँ? डियोडनम में देता है। लेकिन जो आपका आप इंडोक्राइन पार्ट के रूप में अगर आप बोलोगे तो इंडोक्राइन पार्ट के रूप में पैनक्रियाज का हिस्सा है जिसका नाम है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो होता है ना वो पैनक्रियाज का करीब 2% हिस्से को रखता है या बनाता है। और ये आपका इसमें 4 प्रकार के सेल्स होते हैं। हाँ, 30,000 सेल होता है एक आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में, और 4 प्रकार के सेल्स होते हैं। कौन कौन सेल हैं? बीटा सेल, अल्फा सेल, डेल्टा सेल या डी सेल्स, और क्या था? एफ सेल। ठीक है, सबका अपना अपना काम है। बीटा सेल जो होता है वो इंसुलिन देता है, ठीक है। अल्फा सेल जो होता है वो क्या देता है? ग्लूकागॉन देता है। डेल्टा सेल जो होता है वो क्या देता है? सोमैटोस्टैटिन देता है। और जो एफ सेल होता है वो आपका पैनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड देता है। ठीक है बाबू, तो ये आपको दिमाग में रखना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं इससे। नेक्स्ट जो है हम लोगों को जानना इसके बारे में वो है, अब फंक्शन उसका देख लेते हैं। ठीक है, किसका? तो ये जो आपका इंडोक्राइन पार्ट था पैनक्रियाज का, उसका, और इंडोक्राइन पार्ट का नाम क्या था? तो इंडोक्राइन पार्ट के को बोले थे कि इसका नाम है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, अब ये आपका आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की संख्या कितनी थी? ये सब हो चुका है। 1 से 2 मिलियन होता है प्रत्येक आपका किडनी में। और एक आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में कितने प्रकार के सेल्स होते हैं? तो आपको बताया थे कि 4 प्रकार का। कुल सेल की संख्या कितनी होती है? करीब 30,000। हाँ, अल्फा, बीटा, डेल्टा और पीपी सेल्स या एफ सेल्स, दिमाग में रखिएगा। अब सिक्रीशन का बात करो तो सबसे पहला इसका फंक्शन का तो अगर आपको याद होगा तो बीटा सेल जो था, जो सबसे ज्यादा संख्या में था, उसका जो सिक्रीशन था उसका नाम था इंसुलिन। तो इंसुलिन का काम अगर हम देख लेंगे तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का पहला का काम देख लेंगे। इंसुलिन जो है वो क्या करता है? आपका ग्लूकोज का फैसिलिटेट डिफ्यूजन को बढ़ाता है। अगर आप लोग पीछे के क्लास में जानते होंगे या शुरुआत में पढ़े होंगे तो फैसिलिटेट डिफ्यूजन पढ़ते होंगे। डिफ्यूजन का मतलब होता है मूवमेंट एलॉन्ग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, है ना। कंसंट्रेशन
में एक जगह से दूसरी जगह कंसंट्रेशन में अंतर के कारण एक जगह से दूसरी जगह अगर मॉलिक्यूल मूव करता है तो इसको कहते हैं क्या, डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन में फैसिलिटेट डिफ्यूजन किसको कहते हैं, तो वैसा डिफ्यूजन जो आपका क्या हो, वैसा डिफ्यूजन जो आपका क्या हो बाबू, किसी वेक्टर के मदद से हो, किसी आपका जो है ना आपका एजेंट के मदद से हो, तो उसको कहते हैं फैसिलिटेट डिफ्यूजन। ठीक है, फैसिलिटेट डिफ्यूजन जो है स्केलेटल मसल सेल्स में, ब्लड जो होता है ना उससे कहा जाएगा स्केलेटल मसल सेल्स में। कल आपको बताए थे, अगर थोड़ा बहुत भी याद होगा स्केलेटल मसल सेल्स या स्केलेटल टिश्यू के बारे में, तो बताए थे कि जो आपका स्केलेटल टिश्यू है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बोन कहते हैं। ठीक है, वो बोन जो है आपका और कार्टिलेज ये दोनों क्या था, स्केलेटल मसल था। स्केलेटल मसल जो होता है वो आपका स्केलेटल टिश्यू था और स्केलेटल मसल्स उसी पर पाए जाने वाले मसल्स को कहते हैं। बोन और कार्टिलेज पर, आपके बॉडी के बोन और कार्टिलेज पर जो मसल्स पाया जाता है उसको स्केलेटल मसल सेल्स कहते हैं। एक वॉलंटरी मसल्स होता है आपके, उसका जो फंक्शनिंग होता है वो आपके मन पर होता है। अभी हम यहाँ पर बोल रहे थे कि जो स्केलेटल मसल सेल्स है वो सामान्य रूप में जब रेस्ट में रहता है तो ग्लूकोज नहीं लेता है। हाँ, जैसे आप बोलोगे क्या मतलब इसका, तो मान लीजिए जैसे हम आराम कर रहे थे तो हमारा जो आपका स्केलेटल मसल्स है वो ग्लूकोज नहीं लेता है, तो वो रेस्ट में कैसे आपका एनर्जी लेता है, कहां से लेता है, तो फैटी एसिड्स को जो है ना मेटाबोलाइज करता है और एनर्जी उसी से वो लेता है। तो ध्यान रखिएगा, इंसुलिन अगर नहीं होगा तो रेस्ट में आपके बॉडी का जो भी आपका क्या है स्केलेटल मसल्स है वो आपका ग्लूकोज नहीं लेगा, और जब ग्लूकोज नहीं लेगा कहां से, ब्लड से, तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। तो रेस्ट में भी उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करवाता है ग्लूकोज को, कौन, इंसुलिन, और उसको या तो ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट करके रखता है या फिर क्या करता है, यूज करता है अपने उपयोग के लिए, कामों के लिए। और अगर ये नहीं हो तो वो आपका रेस्ट में किसको तोड़ना शुरू करता है, वो फैटी एसिड का यूज करता है, उपयोग करता है। अगला जो हम बात पढ़ रहे हैं इंसुलिन के फंक्शन में वो ये है कि ये क्या करता है, ग्लाइकोजिनेसिस को लीवर में प्रमोट करता है। पीछे हम लोग देखे थे ग्लाइकोजिनेसिस, है ना, ग्लाइकोजिनेसिस हम आपको कल भी बताए थे कि आप इसको जरा सा ध्यान रखिएगा। ग्लाइकोजिनेसिस और ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोनियोजिनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ये सब आपको बताए थे कि कुछ शब्द है जिसको ध्यान रखिएगा। अब ग्लाइकोजिनेसिस है मतलब ग्लूकोज का निर्माण, तो लीवर जो है ना उसमें ये क्या करेगा, ग्लाइकोजन का निर्माण करवाएगा, किससे, ग्लूकोज से। ध्यान रखिए, ग्लाइकोजिनेसिस, एसिस बताए थे आपको, निर्माण किसका, ग्लाइकोजन का, लीवर के अंदर। हाँ, अभी आपको बता देते हैं हम। और क्या करता है, ये आपका फैट को आपको क्या करता है, सिंथेसिस करवाता है, फैट बनवाता है और उसको एडिपोसाइट सेल्स जो है एडिपोज टिश्यू का उसमें जमा करवाता है। तो दूसरा काम हो गया इंसुलिन का कि आपको क्या करता है, फैट को स्टोर करने के लिए प्रेरित करता है, स्टिमुलेट करता है, किसको, एडिपोज टिश्यू को या फैटी टिश्यू को, उसके सेल्स को, एडिपोसाइट्स को। अगला दूसरा जो इसका फंक्शन है वो था आपका फैट वाला। तीसरा बात करते हैं हम, ये क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ावा देता है जिससे ग्रोथ होता है। चौथा जो इसका काम हो गया वो क्या हो गया, प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ावा देना जिससे आपके शरीर में क्या होता है, ग्रोथ होता है। पांचवा अगर बात करें इसका तो ये ग्लाइकोलिसिस करवाता है। ग्लाइकोलिसिस समझ रहे होंगे आप, ग्लूकोज का टूटना। ये आपका रिस्पायरेशन का एक हिस्सा है, रिस्पायरेशन का एक स्टेप है ग्लाइकोलिसिस, जो सेल के अंदर होता है। ठीक है, तो आपका जो इंसुलिन है उसका आपका अगला काम क्या था कि जो फैटी एसिड का उपयोग कर रहा था सेल, उसके जगह पर वो किसका उपयोग करे, ग्लूकोज का उपयोग करे, ये बढ़ावा देता है। और छठा जो है वो क्या है, ये ग्लूकोनियोजिनेसिस को बढ़ावा देता है। अब ग्लूकोनियोजिनेसिस क्या है, कल का आपका क्लास में पूरा बताए हैं।
तो आपको हम इस यहाँ पर छोड़ देते हैं, ये मतलब कि आप इसको अपने से देख लेना। ग्लूकोनियोजेनेसिस को ये बढ़ावा देता है। और ये क्या करता है, लिपिड को टूटने से रोकता है, लिपोलाइसिस को रोकता है, इनहिबिट करता है। और ये क्या करता है, ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस को रोकता है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस भी कल आपको बताए थे, लाइसिस मतलब टूटना होता है, ध्यान में रखिएगा, और जीनेसिस मतलब होता है निर्माण होना। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस अगर थोड़ा बहुत भी याद होगा तो आपको मैं वहां पर बताए थे कि फैटी एसिड था, जैसे ग्लिसरॉल था या अमीनो एसिड वगैरह है, उससे अगर हम जो है ना ग्लूकोज का निर्माण करें तो इसको कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब यहां पर बता रहे हैं कि ग्लाइकोजेनोलाइसिस कर रहे हैं, ग्लाइकोजन का टूटना उसको ये रोकता है। कौन? आपका इंसुलिन। तो इंसुलिन का इतना काम है, और आप जो है ना इसको जरा सा ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वो बात करते हैं किसका, ग्लूकागॉन का। अगर आपको याद होगा थोड़ा सा भी तो आपको हम बताए थे कि ग्लूकागॉन जो था वो आपका सिक्रीशन था किसका, अल्फा सेल का। ये जो ग्लूकागॉन है ये आपका ग्लाइकोजिनोलाइसिस को बढ़ावा देता है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस को रोकता था कौन, इंसुलिन, और ग्लाइकोजिनोलाइसिस को बढ़ावा देता है कौन, ग्लूकागॉन। ग्लाइकोजिनोलाइसिस मतलब ग्लूकोज का बनना किससे, ग्लाइकोजन से, मतलब ग्लाइकोजन का टूटना, उसको आपको रोकता कौन था, इंसुलिन, बढ़ावा कौन देता है, ग्लूकागॉन। माने दोनों का फंक्शन एक दूसरे का जस्ट विपरीत है, ध्यान रखिएगा। अब इससे फायदा क्यों होता है, क्या होता है, आपके मन में आएगा कि आखिर ये क्यों ग्लाइकोजन को तोड़वाता है। तो देखो, ग्लाइकोजन के टूटने से क्या होगा, आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी। मतलब ग्लूकागॉन का स्राव आपके बॉडी में तब ज्यादा होता है जब आपके ब्लड में क्या हो जाए, ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाए, तब ये ग्लूकोज को निकलवाता है। कहां से, लीवर से, ग्लूकागॉन। कैसे, तो जो ग्लाइकोजन था स्टोर फॉर्म में उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करवाता है और उसको बोलता है कि आप किसको दे दो, ब्लड को दे दो, तो ब्लड में आपका लेवल बढ़ जाएगा। नेक्स्ट बात हम करते हैं सोमेटोस्टैटिन का। तो यहां पर हम लोग दो का बारे में पढ़िए, एक बीटा सेल के बारे में पढ़े और एक ए सेल का जो सिक्रीशन था जिसका ग्लूकागॉन नाम था उसके बारे में पढ़े। ध्यान रखिएगा, ग्लूकागॉन ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़वाएगा, इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को कम करेगा। एकदम ध्यान रखना है, ग्लूकोज की मात्रा को इंसुलिन जो है ना वो क्या करता है, ब्लड में कम करता है। एकदम यहाँ पर जो है ना कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि क्या हो रहा होगा वहां पर। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वो बात कर रहे थे तीसरा सेल्स का, और अगर आपको पीछे का याद हो तो तीसरा जो सेल्स था उसका नाम हम लोग बताए थे। पहला कौन था, पहला था बीटा सेल, दूसरा कौन था, अल्फा सेल, तीसरा कौन था, डेल्टा सेल या डी सेल। तो डेल्टा सेल का अगर बात करो तो डेल्टा सेल जो है ना उससे जो निकलता है सिक्रीशन उसका नाम था सोमेटोस्टैटिन। और सोमेटोस्टैटिन क्या करता है, आपका ग्लूकागॉन और इंसुलिन दोनों के सिक्रीशन को इनहिबिट करता है, रोकता है, मतलब बॉडी को नॉर्मल फंक्शनिंग करने के लिए प्रेरित करता है, इन दोनों के स्टिमुलेशन से बचाता है। ये दोनों में क्या होता है ना, एक दूसरे में रेसारेसी शुरू हो गया। इंसुलिन जो है ना वो क्या कर रहा है, ग्लूकोज की मात्रा को कम कर रहा है, इंसुलिन कम करेगा, ग्लूकागॉन बढ़ाएगा, बस दोनों इसी में लगा रहेगा। तो इन दोनों को नियंत्रित करता है कौन, सोमेटोस्टैटिन। सोमेटोस्टैटिन निकलता किससे है, डी सेल से, ध्यान रखना है। बीटा से इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज का मात्रा कम करता है, किसमें, ब्लड में, ठीक है। दूसरा था आपका कौन सेल, दूसरा था आपका अल्फा सेल या ए सेल। इसका काम क्या है, तो ये आपका ग्लूकागॉन देता है। ग्लूकागॉन का काम क्या हो गया, ग्लूकागॉन हार्मोन का काम है ब्लड में किसका मात्रा बढ़ा देना, ग्लूकोज का मात्रा बढ़ा देना, माने जस्ट इंसुलिन का उल्टा।
तीसरा जो है ना उसका नाम था डेल्टा सेल, जो देता था सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन का फंक्शन क्या है? वो उसका फंक्शन है दोनों को आपका क्या करना, नियंत्रित करना, इंसुलिन के सिक्रीशन को भी और ग्लूकागॉन के सिक्रीशन को भी। ये हो गया आपका सोमेटोस्टेटिन के बारे में। चौथा आते हैं जिसका नाम था पीपी सेल्स या एफ सेल, उसके सिक्रीशन को बोलते हैं क्या, पैनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड। पैनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड में अगर आप जाओगे तो इसमें क्या बता रहे हैं कि ये जो है रियली में गैस्ट्रोइंटेस्टिनल फंक्शन को कंट्रोल करता था। वो सब का फंक्शन क्या था भाई, ग्लूकोज ब्लड में आपका बात कर रहा था, लिवर पे काम कर रहा था। लेकिन ये किस पे काम करता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइन पर काम करता है, मतलब आपके गट पर काम करता है और उसके एक्टिविटी को आपको ये प्रभावित करता है। जिसमें इसका शायद जो काम है वो काम ये है कि जो डाइजेस्टिव एंजाइम निकल रहा है छोटी आंत से, स्मॉल इंटेस्टाइन से, उसको रोकना। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से सिक्रीशन को रोकना किसका, डाइजेस्टिव एंजाइम का, शायद इसका ये काम है, किसका, पैनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड का। आप लोग शायद क्यों बोल रहे हो, क्योंकि अभी पूरी तरह से ये प्रमाणित नहीं कहा जा सकता है। कुछ बुक्स लिखते हैं इसके बारे में, कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन कुछ लोग इसका विरोध करते हैं। और अगला बात है, लेकिन तभी इतना तो लोगों को है कि ये डाइजेशन में कुछ ना कुछ इसका रोल है और ये जो है ना कुछ हद तक शायद उसके सिक्रीशन को जो है ना प्रभावित करता है, लोग ऐसा मानने लगे हैं और है, तो बस इसलिए शायद करके लिखे हैं। नेक्स्ट इसका जो है बात हम लोग जो आगे पढ़ रहे थे उसमें आ रहा था मैस्टिकेशन का बात आ रहा था। मैस्टिकेशन का बात हम करें इसके पहले थोड़ा सा 1 मिनट रुकना चाहेंगे यहाँ पर हम, और रोककर आपको क्योंकि हम वहां एक स्लाइड जो था वो आपका नीचे चला गया था और ये जो है ना इसको पहले शुरू करते हैं। तो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, अभी हम लोग पढ़े हैं ग्लैंड्स के बारे में जो आपका डाइजेशन में इन्वॉल्व था। हाँ, उसमें आपका जो एक ग्लैंड था जो सबसे ऊपर में आया था उसका नाम था कौन, तो सबसे पहला जो ग्लैंड था उसका नाम आपको बताए थे सैलिवरी ग्लैंड। ठीक है, वो आपका कहां था, बकल कैविटी में था, तो उसके बारे में आपको बता के क्लियर कर दिए। उसके बाद जो है ना दूसरा जो ग्लैंड्स के बारे में आपको बताए थे वो बताए थे आपके स्टोमक में के दीवार पर जो ग्लैंड था उसके बारे में बताए थे, और स्टोमक के दीवार पर जो ग्लैंड था उसके बारे में आपको बताए थे कि स्टोमक के दीवार पर जो ग्लैंड्स होते हैं उसको हम बोलते थे क्या बाबू, तो उसको गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बोलते थे। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो था उसका बात अगर हम आपको करते तो उसका जो सिक्रीशन था उसका नाम था गैस्ट्रिक जूस। ये आपका कहां था, पैनक्रिया, ये आपका स्टोमक में था। ठीक है, उसके बाद हम उससे आगे बढ़े थे तो आपको इंटेस्टिनल ग्लैंड्स के बारे में बताए थे, उसके बाद लिवर के बारे में बताए थे, और किसके बारे में बताए, पैनक्रियाज के बारे में बताए। तो पूरा का पूरा जो है ना ग्लैंड्स जो था आपका उसका बात यहाँ पर कर चुके थे। अब हम मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन का बात करते हैं, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन का बात करते हैं, मतलब डाइजेशन कैसे होता है। अभी तक किसका बात कर रहे थे हम, स्ट्रक्चर का बात कर रहे थे, उनके फंक्शन का बात कर रहे थे, गट के बारे में बात किए, आपका जो है ना ग्लैंड्स के बारे में बात किए। तो मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन में आ जाओ, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन में आ जाओ। रैबिट और मैन दोनों को अगर आप लोगे तो जो आपका डाइजेशन होता है वो माउथ कैविटी से आपका शुरू होता है, और माउथ कैविटी में जो शुरू होता है किसके मदद से, एक एंजाइम के मदद से, उसका नाम है सैलिवरी एमाइलेज या इसी को टाइलिन बोलते हैं। ये जो सैलिवरी एमाइलेज था या है ये आपका रियली में पाया कहां जाता है, तो आपको बताया था कि ये सलाइवा में पाया जाता है, और सलाइवा में भी मेनली पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड के सिक्रीशन में पाया जाता है। हम लोग को अगर थोड़ा सा पीछे का याद आ रहा होगा तो याद आना चाहिए सैलिवरी ग्लैंड कितने प्रकार के थे, 3 प्रकार के थे। टोटल उनकी जो संख्या थी वो कितनी थी, 6 थी। ठीक है, अब यहां पर हम बात कर रहे थे कि ये टाइलिन जो है वो आपका टूटता कैसे है। तो टाइलिन जो है वो आपका टाइलिन तोड़ता कैसे है, तो वो आपका स्टार्च को या ग्लाइकोजन को जो है ना, जिसको हम पॉलीसेकेराइड्स कहते हैं,
डाइसैकेराइड्स के रूप में तोड़ देता है। एक है माल्टोज और दूसरा है आइसोमाल्टोज, दो रूप में तोड़ता है। यहां पर ध्यान रखिएगा, जरा सा दिमाग में याद रखना चाहिए आपको कि माल्टोज और आइसोमाल्टोज जो है ये आपका प्रोडक्ट है जो बकल कैविटी में बना, किसके कारण? टाइलिन के कारण। और छोटे आपको क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड्स बन जाते हैं। ये दोनों क्या हो गए? डाइसैकेराइड्स है, माल्टोज और आइसोमाल्टोज। अब प्लस छोटे छोटे पॉलीपेप्टाइड्स बनते हैं जिनको हम लोग डेक्स्ट्रीन और लिमिट डेक्स्ट्रीन कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो आपके बकल कैविटी में टाइलिन के एक्टिविटी के कारण, सैलिवरी एमाइलेज के एक्टिविटी के कारण 4 प्रोडक्ट बनता है। किससे? स्टार्च से और ग्लाइकोजन से। थोड़ा बहुत भी अगर आपको आइडिया हो कि ग्लाइकोजन कहां से आता है, स्टार्च कहां से आता है, तो ये जानते होंगे शायद कि जो भी प्लांट प्रोडक्ट हम लोग खाते हैं या प्लांट का पार्ट खाते हैं, उससे जो हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है जो हमारे बॉडी में जाके डाइजेस्ट हो सके, उसका नाम था स्टार्च। प्लांट जो स्टोर करता है फूड को या ग्लूकोज को, किस फॉर्म में स्टोर करता है? स्टार्च के रूप में। लेकिन जो भी एनिमल्स हैं, जैसे मुर्गा खा रहे हैं आप, जैसे आप जो है दूध वगैरह पिएंगे या कोई और बात करेंगे, तो दूध में तो ऐसे सिंपल आपका भी है ग्लूकोज, सिंपल जो है ना आपका कार्बोहाइड्रेट भी है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि जो भी एनिमल आपका प्रोडक्ट में स्टोर फॉर्म में मिलेगा, कौन? कार्बोहाइड्रेट, तो कौन होगा? ग्लाइकोजन होगा। उन दोनों का बकल कैविटी में 4 प्रोडक्ट बनने वाला है, माल्टोज, आइसोमाल्टोज, डेक्स्ट्रीन और लिमिट डेक्स्ट्रीन, जिसको बोल रहे हैं डेक्स्ट्रीन को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं? लिमिट डेक्स्ट्रीन बोल रहे हैं। तो ये जो है डेक्स्ट्रीन या लिमिट डेक्स्ट्रीन जिसको बोल रहे हैं वो स्मॉल पॉलीपेप्टाइड है। ठीक है, पॉलीसेकेराइड्स होना चाहिए था भाई, गलती हो गया यहां पर। हाँ, इसको जरा सा सुधारना पड़ेगा, उसको जरा सा सुधारो बाबू। हाँ, इसको ये जो है ना आपका पॉलीसेकेराइड्स है, सॉरी। प्रोटीन से बनता है कौन? यही पीछे हम एरो से बताए हैं कि स्टार्च और ग्लाइकोजन जो है ना टाइलिन के मदद से क्या हुआ? टूट गया और टूटकर 3 चीज दिया, माल्टोज, आइसोमाल्टोज और लिमिट डेक्स्ट्रीन। माल्टोज आइसोमाल्टोज क्या है भाई? डाइसैकेराइड है। लिमिट डेक्स्ट्रीन क्या हो गया? पॉलीसेकेराइड है, छोटा पॉलीसेकेराइड। अब हम नोट में बढ़ते हैं। कर्ड चीविंग जो मैमल्स होते हैं, कर्ड चीविंग समझते हो ना, जो भोजन को निगल ले और उसको लाकर फिर से चबाए। तो कर्ड चीविंग जो मैमल्स होते हैं जैसे कैटल्स और प्रीडेटरी मैमल्स जो होते हैं, प्रीडेटरी मैमल्स समझते होंगे, जो दूसरे जानवरों को खा जाए पूरी तरह से, उसको प्रीडेटरी बोलते हैं। वैसे जो मैमल्स होते हैं जैसे शेर है, बाघ है, टाइगर है, इसमें जो है ना टाइलिन नहीं होता है। तो क्या यहां पर बताना था? जो भी वैसे मैमल्स जो भोजन को क्या करते हैं? निगल जाते हैं, पागुर करते हैं, मतलब पागुर करने वाले कर्ड चीविंग मैमल्स, जो पागुर करने वाले मैमल्स हैं, या वैसे मैमल्स जो मांसाहारी हैं, जो दूसरे जानवरों को खा जाते हैं, जैसे टाइगर है, लॉयन है, कैटल्स हो गया, जो आपका कर्ड चीविंग हो गया, इन सबके सलाइवा में टाइलिन नहीं होता है। इसको स्टार कर लीजिएगा, दिमाग में रखिएगा। तो टाइलिन एब्सेंट होता है उनके सलाइवा में, जो प्रीडेटरी मैमल्स हैं और जो है ना आपका कर्ड चीविंग मैमल्स है। नेक्स्ट, दूसरा जो पॉइंट यहां पर नोट में ध्यान देने लायक है कि अगर हम ठीक से भोजन को चबा के खाएं तो आपके भोजन में जो आपका कार्बोहाइड्रेट है उसका 30% कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन आपके मुंह में ही, बकल कैविटी में ही सलाइवा के टाइलिन के द्वारा कर दिया जाता है। इसीलिए जैसे जैसे उम्र बढ़ता जाता है, हमारा चबाने का या मुंह में रखने का कैपेसिटी कम होता जाता है, बकल कैविटी में भोजन को रखने का कैपेसिटी कम होता जाता है, वैसे वैसे हमारा जो आपका क्या होता है, पाचन शक्ति कमजोर होता जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ठीक से भोजन को चबा के खाना चाहिए। क्यों चबा के खाना चाहिए? तो वो कार्बोहाइड्रेट का अधिकांश पार्ट तो नहीं बोलेंगे, लेकिन 1/3 भाग तो जरूर बोल सकते हो। उसका डाइजेशन आपका कहां हो जाता है? करीब करीब बकल कैविटी में हो जाता है।
अगला बात जो बता रहे हैं कि टायरीन जो है उसका जो फंक्शन है वो तब तक होता रहता है भोजन पर जब तक भोजन कहाँ न पहुंच जाए, स्टोमक में न पहुंच जाए। मतलब अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भैया ये बताओ जो ओसोफेगस है उसमें डाइजेशन होता है, तो आप बोलोगे हाँ होता है। तो बोलोगे सर पीछे तो आप बताए थे नहीं होता है। हम ये बोलना चाह रहे हैं कि डाइजेशन उसका अपने एंजाइम के मदद से नहीं होता, क्योंकि अपना एंजाइम उसका कोई खास होता नहीं है। लेकिन चूंकि सलाइवा मिला हुआ था भोजन में और करीब 7 से 8 सेकेंड लगता है भोजन को ओसोफेगस को क्रॉस करने में, तो उतना देर तक सलाइवा क्या करता है, उसका डाइजेशन करता रहता है। नेक्स्ट बात हम करते, ये तो कुछ नोट का बात था जो आपको यहां पर बताया है। अब आगे बढ़ते हैं, भोजन का डाइजेस्टिबिलिटी को बढ़ाने का बात है। अब बोलोगे ये डाइजेस्टिबिलिटी का क्या मतलब है? मतलब भोजन जो है ना कैसे बढ़िया से डाइजेस्ट हो सके, हाँ उसको इंक्रीज करने का बात है। तो ये जो है आपका 3-4 घटना इसमें बहुत महत्वपूर्ण होता है। पहला घटना तो ये होता है कि भोजन को पकाना। पकाने में 2 चीज कर सकते हैं, या तो उसको हम जो है ना क्या करते हैं, सिंजाते हैं या रोस्ट करते हैं। रोस्ट का मतलब समझते होंगे आप शायद, उसको तलते हैं हम, हाँ आग पर जो है ना उसको सेकते हैं। तो या तो आग पर सेका जाता है या उसको कुक किया जाता है, सिंजाया जाता है पानी में। इससे फायदा क्या होता है भाई? इससे फायदा ये होता है कि उसमें जो आपका सेलुलोज का हिस्सा था या कॉम्प्लेक्स जो आपका और मटेरियल्स है, उन मटेरियल्स का आपका क्या होता है, बॉन्ड टूटते हैं और आपका टायरीन जो है ना ठीक से काम कर पाता है। किस पर? आपके फूड के आपके वैसे कंपाउंड्स पर जिनको डाइजेस्ट कर पाए। प्लस एक चीज और रखिएगा दिमाग में कि जितना ज्यादा आपका कच्चा भोजन पचाने में भार पड़ता है उतना पका हुआ भोजन को पचाने में भार नहीं पड़ता है। इसलिए सुनते भी होंगे, पहले के पूर्वज लोग भी बोलते थे, आप भी घर में देखते होंगे कि कच्चा भोजन, अगर भोजन कच्चा रहे, रोटी कच्चा रहे, सब्जी कच्चा रहे, तो लोग क्या बोलते हैं कि देखो ठीक से पचा नहीं, क्या है भोजन कच्चा था। हाँ, लेकिन पका हुआ जो भोजन है वो आराम से आप चबा सकते हो, खा सकते हो। लेकिन उसका रीजन क्या बताएंगे? तो रीजन ये बताएंगे कि उसमें जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं, अगर प्लांट है तो सेलुलोज हो जाएगा, ठीक है। एनिमल्स है तो उसमें ढेर सारे प्रोटीन्स होते हैं जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, जो आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स के द्वारा सिंपल रूप में नहीं टूटते, तो उनको रोस्टिंग के द्वारा या कुकिंग के द्वारा उनके बॉन्ड्स को तोड़कर उन्हें कमजोर बनाया जाता है। अब आगे हम बढ़ते कि भोजन को ठीक से चबाने से भी जो है ना आपका भोजन जल्दी पचता है। क्यों? क्योंकि उससे सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, और सरफेस एरिया अगर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, पचाना उसको आसान होगा। फिर यहां पर लिखे हैं कि आप कह सकते हो कि भोजन को पचाने के लिए 2 चीज बहुत महत्वपूर्ण है। पहला भोजन को पकाना और दूसरा भोजन को चबाना। पकाना चबाना, इससे क्या होता है, भोजन जल्दी पचता है। इसलिए पूर्वज हमारे बोलते थे कि भोजन को प्रेम से पकाना चाहिए और प्रेम से चबाना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका इसमें हम लोग पढ़ रहे थे। नेक्स्ट जो बात करें उसमें हम चलते हैं अगला बात में। तो अगला बात में चलने के पहले इसको थोड़ा सा हम पहले जो है ना चलते यहाँ पर ध्यान रखिएगा 2-3 चीज कि सलाइवा का रोल खाना चाहिए भैया। तो मोटा खाने पर क्या होता है कि उसमें जो है आपका कार्बोहाइड्रेट जो है ना वो काफी मात्रा में एक जगह पर कंसंट्रेट होता है, एग्रीगेट होता है, और वो अगर ठीक से पका दिया जाए, रोस्टिंग ठीक से उसका कर दिया जाए, कुकिंग ठीक से कर दिया जाए तो काफी मीठा लगता है। आप अगर ब्रेड रोटी खाते होंगे मोटा और उसको खूब चबाते होंगे बढ़िया से, तो देखिए कुछ समय के बाद मीठा लगने लगता है। और ये वैज्ञानिक कारण में आता भी था, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। क्यों मीठा लगता है? कोई पूछे तो क्या बताओगे? माल्टोज के कारण। अभी आप देखें ना, बकल कैविटी में 4 चीज बना, किससे? कार्बोहाइड्रेट से। पहला माल्टोज, दूसरा आइसोमाल्टोज, तीसरा आपका कौन बना? लिमिट डेक्स्ट्रीन बना, है ना। चौथा क्या था भाई? तो चौथा जो है ना वो आपका म्यूकस था जो उसको भोजन को चारों तरफ से घेर लेगा। हाँ,
तो ये दिमाग में रखिएगा। ये 4 वहां पर जो है ना एक्टिविटी, 3 तो आपका 3 तो प्रोडक्ट बना, और चौथा जो था म्यूकस, वो क्या करेगा, उसको घेर के रखेगा। तो भोजन जो है ना वो रगड़ाएगा नहीं, आपका फ्रिक्शन नहीं होगा। अब आते हैं मैस्टिकेशन में। मैस्टिकेशन क्या है भाई, तो कटिंग, चीविंग, मिक्सिंग ऑफ फूड थॉरोली विद द सलाइवा बाय द टंग इज कॉल्ड क्या, मैस्टिकेशन। टंग एंड यहाँ पर टीथ होना चाहिए था, बाय द टंग एंड टीथ। अच्छा छोड़ दीजिए, रहने दीजिए। ये जो है ना, इसके कारण क्या होता है, मैस्टिकेशन के कारण जो हम भोजन खाते हैं वो बोलस में बदल जाता है। बोलस समझते होंगे, वो भोजन का एक क्या हो जाता है, गुच्छा, पेस्ट बन जाता है। तो बोलस है क्या, तो बोलस जो है बॉल ऑफ फूड है, पेस्ट है, जो बनता है कहां पर, बकल कैविटी पर। तो ये सब ध्यान रखिएगा, 1 नंबर में और मेडिकल वाले में काम देगा ये, कि बोलस का निर्माण कहां हुआ, बकल कैविटी में। बकल कैविटी में जो एक्टिविटी होता है टंग का, टीथ का, तो टंग और टीथ का जो एक्टिविटी होता है उसके कारण आपका जो भोजन है वो बोलस में बदल जाता है। अब बोलस ही आपका आगे बढ़ता है, फेरिंग्स में जाता है, और फेरिंग्स में जब जाता है टंग के मदद से, तो इसी को कहते हैं कि भोजन हम अंदर ले रहे हैं। निगलना टंग के मदद से जो है ना नहीं होता, निगलना कहां से होता है, फेरिंग्स से नीचे जाना। बकल कैविटी से फेरिंग्स में जो भोजन है ना वो गया किसके मदद से, टंग के मदद से। अब जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, स्वेलोइंग और डीग्लूटिशन। डीग्लूटिशन मतलब भोजन का बोलस के रूप में फेरिंग्स से ओसोफेगस में क्या करना, लिया जाना, और किस ओपनिंग के मदद से होगा, गलेट के मदद से होगा। ये आपका शुरुआत में वॉलंटरी होता है, मतलब आपके नियंत्रण में होता है, लेकिन एक बार फेरिंग्स से भोजन जो है ना जब चला जाए ओसोफेगस में, तो ये इनवॉलंटरी हो जाता है, मतलब फिर आपके मन से कंट्रोल नहीं होता है। इसमें आपका निम्नलिखित इवेंट्स होता है। पहला जो इवेंट्स होता है भोजन के निगलने में, वो क्या होता है, इव्यूला जो है ना ऊपर की तरफ उठता है और इंटरनल लेयर को क्या करता है, बंद करता है। आपको अगर इसमें दिक्कत हो रहा होगा इस एक्टिविटी में, तो थोड़ा सा हम आपको पीछे से, बैक से इसको समझाना चाहेंगे एक फिगर के द्वारा। देखो देखो यहां पर आते हैं, ये देख लो, ये आपका क्या था, ये इधर से नेजल ट्यूब का स्थिति है, ये इवुला है। अब क्या होता है, जैसे ही हम भोजन को लैरिंग्स, जैसे ही भोजन को बकल कैविटी से, देखो ये है आपका क्या, जीभ है, वो क्या करता है, जीभ इसको, टंग है, ये इसको जैसे ही भोजन को इधर लाता है फेरिंग्स में, सबसे पहला जो काम होता है फेरिंग्स में आने के बाद, कि इवुला जो है ना ऊपर बंद कर देता है, किसको, आपका नॉस्ट्रिल को बंद कर देता है, इंटरनल लेयर को बंद कर देता है, ये ऊपर बंद कर देगा। दूसरा, इसके जो दीवार हैं फेरिंग्स के, उस पे जो मसल्स होते हैं वो क्या करते हैं, भोजन को कॉन्ट्रैक्ट करके नीचे की तरफ भेजते हैं, गलेट में भेजते हैं। तो यहां पर हो गया गलेट, गलेट के थ्रू जो है ना वो आपका, गलेट के थ्रू जो है ना वो चला जाएगा किसमें, ओसोफेगस में। तो गलेट इधर भेज देगा, और ये देखो, ये जो यहाँ पर देख रहे थे इपिग्लॉटिस जो है, ये इपिग्लॉटिस जो है ना, ये इसको बंद कर दिया, किसको, ग्लॉटिस को बंद कर दिया। नतीजतन भोजन जो है लैरिंग्स में नहीं गया। तो ध्यान रखिएगा, यूव्यूला जो है ना वो बंद कर दिया, किसको, ऊपर की तरफ नेजल ट्यूब को बंद कर दिया, तो नाक में नहीं जाएगा, नेजल ट्यूब में नहीं जाएगा। और फेरिंग्स के जो दीवार पे मसल्स होता है उसके कांटेक्ट होने के कारण ओसोफेगस में भोजन चला जाएगा। और आपका इधर जो इपिग्लॉटिस था, इपिग्लॉटिस जो है ना वो बंद कर दिया, किसको बाबू, तो इपिग्लॉटिस जो है वो लैरिंग्स को बंद कर दिया, और लैरिंग्स को बंद करने के कारण जो भोजन था वो कहां नहीं गया, तो लैरिंग्स में नहीं घुसा। लैरिंग्स में घुस जाता तो आपके चला जाता किधर, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में घुसने शुरू हो जाता हो। तो मैस्टिकेशन में हम आ रहे थे, मैस्टिकेशन में आपको बताया स्वॉलोइंग चल रहा था। हाँ, इसमें क्या बोले, इव्यूला आपको बंद कर देता है इंटरनल ईयर को। फिर क्या हुआ, फेरिंग्स का जो है ना कॉन्ट्रैक्शन के कारण बोलस के रूप में भोजन जो है वो आपका ओसोफेगस में चला जाता है, गलेट से होते हुए। ओसोफेगस जो है ना उस फूड को स्टोमक में ले जाता है, और इस पूरे प्रोसेस को पेरिस्टालसिस कहते हैं। पेरिस्टालसिस है क्या, तो पेरिस्टालसिस रियली में रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन है आपके एलिमेंट्री कैनाल का। हम इसको फिगर से बनाना चाह रहे थे, लेकिन फिर हमको लगा कि आप आराम से इसको समझ लेंगे अर्थवॉर्म वगैरह को देख के।
अर्थवॉर्म जो होता है, केचुआ जो होता है, उसमें आप पेरिस्टालसिस जैसा ही मूवमेंट देखते हो, कहीं पर उसका बॉडी कॉन्ट्रैक्ट होता है और कहीं पर बॉडी उसका क्या होता है, रिलैक्स होता है। तो ये इसी तरह का कुछ हद तक जो है ना कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का प्रोसेस होता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के दीवार पर। कहां से, ओसोफेगस से शुरू होता है और कहां तक होता है, आपके लार्ज इंटेस्टाइन में तक होता है। लार्ज इंटेस्टाइन मतलब रेक्टम के पहले तक वहां तक आया होता है। हाँ, और फिर रेक्टम से होते हुए आपका ये चला जाता है किसमें, आपका कैनाल में, एनल कैनाल में, और एनल कैनाल से बाहर। तो रेक्टम तक जो है ना ये पूरे के पूरे प्रोसेस एक साथ क्या करा रहा है, पेरिस्टालसिस करा रहा है। अब जो हम आगे अगर बढ़े इसमें, तो प्रोपल्सन एक शब्द लिखे हैं। प्रोपल्सन क्या है? प्रोपल्सन जो है ना भोजन का एलिमेंट्री कैनाल में जो मूवमेंट होता है, इस पूरे प्रोसेस को एक साथ प्रोपल्सन कहते हैं। आपके मन में आएगा कि प्रोपल्सन, अभी तो आप बता रहे थे पेरिस्टालसिस के बारे में, तो भोजन का निगलना और पेरिस्टालसिस दोनों को एक साथ हम क्या कर रहे थे, प्रोपल्सन कर रहे थे। अर्थात प्रोपल्सन इज इक्वल टू होता है पेरिस्टालसिस, स्वैलोइंग प्लस पेरिस्टालसिस। नेक्स्ट जो हम बात करें, इसके बाद भोजन हम निगल चुके थे, भोजन कहां चला गया था, आपका स्टोमक में चला गया था। प्रोसेस क्या था, पेरिस्टालसिस था। पेरिस्टालसिस इनवॉलंटरी होता है, आपके मन पर निर्भर नहीं करता। और ये आपको बताया हम थे कि ओसोफेगस से लेकर आपका लार्ज इंटेस्टाइन जो था रेक्टम तक होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते थे डाइजेशन ऑफ फूड इन स्टोमक। भोजन कहां पहुंच गया, आपका स्टोमक में पहुंच गया। जब स्टोमक में भोजन पहुंचता है तो वहां का मीडियम जो है ना वो आपका, उसके ऊपर में क्या था, स्लाइटली एसिडिक था। सिलाइवा जो था उसके कारण मीडियम कैसा था, स्लाइटली एसिडिक, 6.8 करीब। लेकिन जब आपका स्टोमक में भोजन पहुंचता है तो वहां पर गैस्ट्रिक जूस के मदद से, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलते हैं, उसके कारण भोजन को एसिडिक कर दिया जाता है। अब वो एसिडिक होने से आपका जो है ना डाइजेशन शुरू हो जाता है। डाइजेशन जो शुरू होता है वो उसका बात यहां पर करते हैं। गैस्ट्रिक जो ग्लैंड्स थे उससे जो एंजाइम निकलता था उसको एक साथ हम गैस्ट्रिक जूस कहते थे। गैस्ट्रिक जूस में निम्नलिखित प्रकार के एंजाइम्स होते हैं, लेकिन उसमें एक एंजाइम है जो प्रमुख होता है, प्रोटियोलिटिक एंजाइम। लिपोलिटिक एंजाइम न के बराबर काफी कम होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाला जो आपका एमाइलेज वगैरह होता है वो भी यहाँ नहीं होता है। अब हम बात कर रहे थे कि प्रोटियोलिटिक एंजाइम जो है वो कौन कौन है। तो प्रोटियोलिटिक एंजाइम में एक है पेप्सिन। पेप्सिन जो है ना वो क्या करता है, प्रोटीन को तोड़ता है पेप्टोन्स के रूप में और प्रोटियोजेस के रूप में। शॉर्टर पॉलीपेप्टाइड को कहते हैं पेप्टोन्स और लॉन्गर पॉलीपेप्टाइड को कहते हैं प्रोटियोजेस। ये इस घटना को कहते हैं स्प्लिटिंग ऑफ प्रोटीन। नीचे देखो लिखे हैं कि प्रोटीन जो है उस पर पेप्सिन काम किया, लेकिन ध्यान रखिएगा हम आपको पीछे से बताते आ रहे हैं पीएच का मान 1.5 से 2.5 होना चाहिए। अगर पानी पी लेंगे तो पीएच का मान 2.5 से ऊपर हो जाएगा। हाँ, थोड़ा बहुत भी अगर आप जानते होंगे तो एसिड में अगर पानी मिला दिया जाए तो क्या होता है, उसका एसिडिटी बढ़ता है या कम हो जाता है, कम हो जाता है। पीएच का मान कम हो जाएगा, और पीएच का मान जैसे ही 2.5 से कम होगा, कम मतलब कि इधर के तरफ, न्यूट्रल के तरफ, तो एसिडिक क्या हो जाएगा, एसिडिटी उसका कम हो जाएगा। और एसिडिटी कम हुआ तो पेप्सिन काम नहीं करेगा, रेनिन काम नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा। अर्थात आपका स्टोमक में बिना डाइजेशन कंप्लीट हुए ही भोजन आगे बढ़ जाएगा। तो इसलिए जब भी खाना खाओ तो पानी आधा से पौन घंटा पहले पी लो, या बहुत जरूरी हो तो गिलास छोटा रखिए, पानी पीजिए। लेकिन खाना खाने के बाद कभी भी गिलास से या फिर लोटा से पानी मत मार लीजिए कि एकदम भर देना है एकदम। ये काम आप लोग मत किया कीजिएगा। हम लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं, खाना खा लिए, जब खाना के समय जो पिए वो तो खैर मजबूरी था भाई, कहीं अटक रहा था, कहीं पर कोई समस्या था। लेकिन खाना के बाद जो आप पीते हो आराम से बैठ के हाथ मुंह धो के, तो गधा वाला काम करते हो। ठीक है, हाँ, गधा हम इसलिए बोल रहे हैं कि दिमाग जो है ना वो मोटा लगाते हो। वो सबसे सीधा, इस संसार का सबसे सीधा जो है ना जानवर माना जाता है किसको, गधा को। ठीक है, तो हम लोग वैसा ही करते हैं, दिमाग ही नहीं लगा पाते हैं। तो खैर यहां पर पीएच मान जैसे ही 2.5 से ज्यादा होगा, मतलब 3 होगा, 4 होगा,
आपका पेप्सिन काम नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं रेनिन का। रेनिन जो है वो आपका यंग मैमल्स के काम में यंग मैमल्स के बच्चों में पाया जाता है, यंग मैमल्स में पाया जाता है। यंग मैमल्स मतलब समझ रहे ना, हमारे बच्चों में या जानवरों के बच्चे जिनको काफ कहते हैं उनमें। रेनिन करता क्या है? रेनिन जो है वो दूध को पचाता है और दूध को पचाने में मदद करता है, सॉरी पचाएगा नहीं, मदद करता है। इसके लिए सबसे पहले वो क्या करता है? दूध को जमाता है। हाँ, आप छोटे बच्चों को देखना, वो दूध पीता है, कभी जो है ना माताएं उसको जो है ना किसी तरह से पकड़ती है तो कभी कभी वो मुंह से फेंक देता है, वो जमा हुआ दही जैसा आता है। हाँ, कई लोगों में भ्रांति है कि दूध फट गया है पेट में जाके इसलिए बच्चा क्या कर दिया, नहीं, ये मूर्खता है। दूध अगर नहीं फटेगा मतलब नहीं जमेगा तो बच्चा क्या होगा? उसको पचा ही नहीं पाएगा, डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। अर्थात दूध के, मिल्क के डाइजेशन के लिए उसका क्या होना जरूरी है? उसका कर्डलिंग होना, जमना जरूरी है। और ये किसके मदद से होता है? रेनिन के मदद से होता है। तो रेनिन जो है आपका यंग मैमल्स में पाया जाता है, समांतर जानवरों में बोल रहे हैं। और हम लोग में मनुष्य के जो बच्चे होते हैं उसमें इसको काइमोसिन कहते हैं, आगे पढ़ाएंगे। तो रेनिन जो है वो करता क्या है? कैजीन जो प्रोटीन है एक मिल्क का, उसको पारा कैजीन में बदल देता है। और पारा कैजीन में जैसे ही बदलता है, पारा कैजीन कैल्शियम के साथ जुड़कर कैल्शियम पारा कैजिनेट बनाता है। कैल्शियम पारा कैजिनेट बनते ही दूध क्या होता है? वो जम जाता है आपके स्टोमक में। और जमने के बाद ये जो आपका कैजीन था, देखो कैसे वो आपका बदल रहा है। सो यहाँ पर लिखे हैं कैजीन रेनिन के द्वारा पारा कैजीन में, पारा कैजीन बनते ही कैल्शियम जाकर जुड़ जाएगा, जिससे क्या बन जाएगा? कैल्शियम पारा कैजिनेट। थोड़ा सा इसमें और बात है। अब कैल्शियम पारा कैजिनेट जो है वो क्या करेगा? पेप्टोन्स में और प्रोटियोजेज में तोड़ दिया जाता है। किसके द्वारा? पेप्सिन के द्वारा। पेप्सिन इसको क्या करता है? इसको तोड़ देता है। किस रूप में? पेप्टोन्स के रूप में और प्रोटियोजेज के रूप में, ठीक है। और ये जो है ना, ये आपका जो कैल्शियम पारा कैजिनेट है, इसको थोड़ा और डार्क करो। कैल्शियम पारा कैजिनेट जो है ना वो पेप्सिन के द्वारा टूट गया। किस रूप में? पेप्टोन्स के रूप में, पेप्टोन्स के रूप में है। तो आपके दिमाग में ये बात रखनी चाहिए कि लोग लिख देते हैं कि रेनिन के द्वारा होता है डाइजेशन। रेनिन डाइजेशन नहीं करता है, दूध को डाइजेस्ट होने के लिए रुकने में मदद करता है। रियली में डाइजेशन का काम जो है ना दूध का, वो करता कौन है? तो वो काम करता है आपका पेप्सिन, जो जमा हुआ दूध है उसके प्रोटीन को तोड़ता है। अब जरा सोचो, अगर दूध न जमे तब क्या होगा? दूध नहीं जमेगा तो क्या होगा? पेप्सिन को काम करने का मौका ही नहीं मिलेगा, वो सीधे निकल के स्टोमक से कहां चला जाएगा? डिओडेनम में चला जाएगा। यहां पर नोट में लिखे हैं कि जो चिल्ड्रेन मतलब मनुष्य के जो बच्चे होते हैं उसमें काइमोसिन पाया जाता है रेनिन के जगह पर, और उसका प्रभाव क्या होता है? सिमिलर होता है जैसा कि रेनिन का देख रहे थे। रेनिन या काइमोसिन जो होता है वो एडल्ट मैमल्स में नहीं होता है। मतलब 18 के बाद जब हम देखेंगे मैमल्स को तो उसमें ये आपका समांतर नहीं पाया जाता है। तो उसमें क्या होता है? रेनिन और काइमोसिन जब एब्सेंट रहेगा तो कैसे जमेगा दूध, या कैसे आपका डाइजेशन होगा मिल्क का? तो जो मिल्क का डाइजेशन होता है उसके लिए कर्डलिंग जरूरी है। चाहे आपका क्या हो, यंग हो, चाहे आपका बेबी हो, चाहे आपका बड़ा हो, एडल्ट हो। तो एडल्ट में डाइजेशन जो होता है उसके लिए जिम्मेवार होता है कौन बाबू? उसके लिए जिम्मेवार होता है कर्डलिंग के लिए पेप्सिन। तो एडल्ट में पेप्सिन दूध को जमाता भी है, दूध को पचाता भी है। लेकिन बच्चों में दूध को जमाने वाला काइमोसिन होता है और पचाने वाला कौन होता है? पेप्सिन होता है। बछड़ों में है ना, गाय भैंस के बछड़ों का बात कर रहे हैं हम। हाँ, बछड़ों में या फिर और किसी का भी काफ हो तो उसमें अगर दूध को जमाने का बात है तो वो काम करता है कौन? रेनिन। और पचाने का काम कौन करता है? पचाने का काम करता है पेप्सिन। ध्यान रखिएगा। अब हम यहां पर बोल रहे थे कि कर्डलिंग ऑफ मिल्क जो हम लोग करते हैं लार्ज स्केल पर, ऐसे तो पढ़ना है 12 में, हम पढ़ाएंगे इसको डिटेल से। आप शायद जाते होंगे सुधा वगैरह का या फिर जो बाजार का जो आता है दही वगैरह खाते होंगे अगर आप, पैकेट में जो आता है या बाल्टी टाइप में आता है।
हो, सुधा का हो गया या राज का, किसी और का भी हो। तो ये जो आपका जो दही खाते हो, उसमें दही देखना दो तरह का होता है, एक खट्टा दही और एक मीठा दही। ये जो खट्टा दही जो है ना, वो तो बैक्टीरिया की मदद से बनाया जाता है, ठीक है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की मदद से बनाया जाता है। कहां पर? वो आपका जो मिल्क डेयरी जो है उसमें। लेकिन ये जो मीठा दही होता है वो रीनेट टैबलेट डाल के बनाया जाता है। रीनेट टैबलेट जो है ना, वो कहां से आता है भाई? तो जो बछड़े हैं ना, बछड़ों को जो है ना मारा जाता है, काटा जाता है, वो लोग या उसके स्टोमक में से निकाल लेते हैं और उसको क्या करते हैं, टैबलेट के रूप में बदल देते हैं। अब जो है ना जो बायोटेक्नोलॉजी आया है, बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग क्या किए कि इकोलाई बैक्टीरिया में इसके जीन को डाल दिए हैं जो रेनिन देता है, और उसको हम लोग क्या करते हैं, टैबलेट के रूप में निकाल के अब इसका यूज करते हैं। कोची करने में भाई? मीठा दही बनाने में, ठीक है। अब सिग्निफिकेंस क्या है कटलिंग ऑफ मिल्क का, क्या महत्व है इसका भाई? अगर कटलिंग ऑफ मिल्क ना हो तो दूध लंबे समय तक स्टोमक में नहीं रहेगा, और स्टोमक में नहीं रहेगा तो डाइजेशन भी दूध का नहीं होगा। तो अभी हम लोग क्या पढ़ लिए भाई? स्टोमक तक डाइजेशन जो है वो कंप्लीट हो गया। इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा और कल को खत्म ही कर लो। गैस्ट्रिक लाइपेज जो है ना, अगला एंजाइम है जो पाया जाता है गैस्ट्रिक जूस में। कुछ ऑथर इसके बारे में कहते हैं, कुछ लोग इसको कहते हैं कि गैस्ट्रिक जूस में है लाइपेज, देखा भी जाता है। अब इस लाइपेज के बारे में लोगों का अलग अलग जो है ना क्या है बात है। कुछ लोगों का कहना है कि स्टोमक के दीवार के सेल्स जो आपके ग्लैंड्स हैं उन्हीं से निकलता है, जबकि कुछ लोग का कहना है कि नहीं भैया, ये कहां से आता है, डिओडनम से आ जाता है। जो डिओडनम नीचे में होता है ना, ऐसे डिओडनम है और ऊपर में क्या था ऐसे, वो आपका स्टोमक था। तो ये जो स्टोमक है ना, स्टोमक में लाइपेज कहां से आ गया, डिओडनम से कुछ आ जाता है, ऐसा लोगों का कहना है। खैर, इसमें जो भी आपका हो, यहाँ पर लाइपेज से गैस्ट्रिक लाइपेज जो मतलब जो गैस्ट्रिक जूस में लाइपेज है, उससे क्या होगा, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में टूटेगा। अंततः गैस्ट्रिक जूस ऑफ स्टोमक से क्या होगा, भोजन जो बोलस के रूप में था, बकल कैविटी के कारण भोजन किस में बदल गया था, बोलस में, पेस्ट में बदल गया था, और वो पेस्ट अब बदल जाएगा काइम में। काइम, तो काइम क्या है, सेमी सॉलिड, सेमी आपका डाइजेस्टेड एसिडिक फूड है। जबकि बोलस क्या था भाई, बोलस जो था वो पेस्ट था भोजन का, है ना। और ये क्या है, आपका कुछ पचा हुआ भोजन है जो स्टोमक में बना है, और स्टोमक में गैस्ट्रिक जूस से बना है। ये अंततः स्टोमक से कहां चला जाएगा, छोटी आंत में चला जाएगा पाइलोरस के द्वारा। तो अब हम अगला दिन पढ़ेंगे एम्प्टिंग ऑफ स्टोमक, भोजन कैसे स्टोमक से खाली होता है। तो अब हम